नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नर्सिंग वाईफाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग एम्स नॉट सेट 2023 जो जून में होने वाला है। ऑफिशियल नोटिस आपको मिल जाएगा और वैकेंसी की पता अभी चलने वाला है 1 या 2 वीक में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं जिसमें है, ठीक है, तो देखते हैं कि विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपने विटामिन के बारे में पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो हम इस वीडियो में आपको इतना बता देंगे कि आपको विटामिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, परनीसियस एनीमिया और बोथ ए एंड बी। ठीक है, ठीक है, आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो विटामिन B9 को हम क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो विटामिन B9 का अगर दूसरा नाम है और वो है फॉलिक एसिड। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इससे क्लियर इतना हो चुका है कि जो फॉलिक, अगर विटामिन B9 का अगर डेफिशिएंसी है तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया तो होगा ही होगा। तो ये आपका उत्तर हो गया है। लेकिन अब इसमें 3 ऑप्शन और दिए हैं जिसमें कि आप थोड़ा सा और कन्फ्यूजन का है, उन्होंने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा के आपसे पूछा है। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसके विटामिन B9 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो विटामिन B9 होती है इसका रोल क्या होता है। ठीक है, रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है। अगर आपको इसका फंक्शन पता है तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से टैकल कर सकते हैं और आप एक बार में अच्छे से करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन B9 के 2 फंक्शन होते हैं जिसमें पहला है DNA सिंथेसिस का काम करती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा है फॉलिक एसिड बनाने में ये मदद करती है, या फॉलिक एसिड इसका इसीलिए हम नाम देते हैं। ठीक है, अब जो फॉलिक एसिड का दूसरे 2 काम हैं, एक तो जो विटामिन B12 है उसका एब्जॉर्प्शन करती है, और जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं IF, जो इंट्रिंसिक फैक्टर है तो होते हैं वो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप एक थोड़ा सा रिलेशन में देख लेना कि जब DNA सिंथेसिस कर रही थी, ठीक है, क्या हो रहा था, DNA सिंथेसिस। तो अगर विटामिन B9 की हो गई डेफिशिएंसी तो फॉलिक एसिड नहीं बना, फॉलिक एसिड नहीं बना तो जो विटामिन B12 है, ठीक है, वो नहीं बनी क्योंकि इसमें क्या नहीं था, इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, अफेक्ट हो रही हैं किसकी वजह से, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से। तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से एक एनीमिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। जब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की जब बात आती है तो हम करते हैं क्या, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी का। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो फॉलिक एसिड होता है उसके कुछ फंक्शंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉलिक एसिड का 2 इम्पोर्टेंट काम है, फॉलिक एसिड के 2 इम्पोर्टेंट काम हैं। पहला है कि ये DNA सिंथेसिस करता है जो हम बता चुके हैं। दूसरा है, जो अगर आपने विटामिन B9 नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, न्यूरल ट्यूब को क्लोज करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अगर वो क्लोज नहीं होता है, अगर ये न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, ये इसका हेड पोर्शन है, ये इसका टेल पोर्शन है, और अगर ये क्लोज नहीं होता है, अगर ये हेड साइड से टेल क्लोज नहीं हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनेंसेफेली। और अगर ये टेल साइड से क्लोज नहीं हुआ तो हम इसको बोलेंगे स्पाइना बायोफिडा। ठीक है, 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं आपको पूछने में। ठीक है, तो आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक, अब आप अगर इनसे बचना चाहते हैं, किससे, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी के, तो रिकमेंडेड डाइट अलाउंस बता दीजिए किसका, विटामिन B9 डेफिशिएंसी का। तो रिकमेंडेड डाइट अलाउंस क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके लिए देते हैं हम 600 माइक्रोग्राम। कोई अगर दूध पिला रही है जिसको हम लैक्टेटिंग मदर बोल रहे हैं उसको देते हैं 300 माइक्रोग्राम। बात करते हैं चिल्ड्रन की, और जब चिल्ड्रन की बात अगर हम करेंगे, ठीक है, चिल्ड्रन की अगर हम बात करेंगे तो हम देते हैं उसको 120 माइक्रोग्राम। एग्जैक्ट आंसर है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन निकालते हैं।
अब ऐसा क्या हुआ था कि विटामिन B9 की कमी आई बॉडी में, ये चीज़ भी अभी हम देख लेते हैं इसमें। तो या तो माता अल्कोहल पीती थी, ठीक है, या फिर कुछ ड्रग होते हैं जैसे कॉट्रिकोक्सोनाजोल हो गया, ठीक है, कॉट्रिकोनाजोल हो गया। तो जो एजोल डेरिवेटिव है ये भी क्या करते हैं, फॉलिक एसिड के एंटागोनिस्ट है, फॉलिक एसिड को बनने नहीं देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो तो डोज की बात आती है तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, किसका, विटामिन B9 का डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ी सी देर में डिस्कस करने वाले हैं, पहले आपको बता देते हैं कि इसके और क्या फंक्शन होते हैं विटामिन B9 डेफिशिएंसी होने के बाद में। तो 3 चीज़ें और देखने को मिल सकती हैं यहाँ पे। जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है उसमें क्या बनती हैं, एबनॉर्मल सेल बनती हैं, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या देखने को मिल सकता है, आपको ग्लोसाइटिस देखने को मिल सकता है, आपका चीलोसिस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और GIT प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। स्पाइना बायोपीडा और एन्सेफेली के बारे में हम बता चुके हैं। तो ये मैक्सिमम हम यहाँ पे क्वेश्चन थे जो हम आपको क्लियर करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि इसका आंसर है डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द BMI ऑफ मेल हुज वेट इज 72 kg, हाइट इज 160 सेंटीमीटर। सिंपल सा है इसका BMI का कि वेट को तो लिखते हैं हम kg में, और जो हाइट होती है उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, उससे हम डिवाइड करते हैं वेट को, वो भी किस में, मीटर स्क्वायर में। क्या 160 का हम मीटर स्क्वायर करेंगे तो 1.6 आएगा, और जब हम सॉल्व करते हैं तो 228 पॉइंट कुछ आता है, ठीक है, आप लगा के देख लेना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, ये टर्म चेंज हो सकती है इसलिए आप कैलकुलेट करते रहना है, और इम्पोर्टेंट है इसमें फॉर्मूला जो हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इम्प्लांटेशन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछते हैं वो आपसे, और पूछने के बाद में अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसमें पूछा है उन्होंने, इन द मायोमेट्रियम, पहला ऑप्शन में। दूसरे में पूछना चाहते हैं अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 days आफ्टर ओवुलेशन, या फिर ओनली ड्यूरिंग डे ऑफ 1 to 14 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वंस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल ड्रॉप ऑफ। तो ये चीज़ें वो ऑप्शन में देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको सही उत्तर पता है तो इसका आंसर है अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 days, ठीक है। क्या होता है, इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और वो क्वेश्चन है कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ रेक्टम क्या बोलते हैं। तो क्या हम उसको हाइपोस्पेडिसिस बोलते हैं, एपिस्पेडिसिस बोलते हैं, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन बोलते हैं, या पैरोटिडाइटिस बोलते हैं। तो पैरोटिडाइटिस का मतलब होता है, जो ये पैरोटिडाइटिस है जिसमें पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होता है, थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, तो ये होता है। दूसरा है हाइपोस्पेडियसिस और एपिस्पेडियसिस, दो इसमें टर्म दिए इन्होंने, और दोनों टर्मों का हम यहाँ पर मतलब बता ही देते हैं आपको कि जो हाइपोस्पेडियसिस होता है, ठीक है, उसमें तो जो अपना यूरेथ्रा है वो जो सेंट्रल से डाउनवर्ड अगर शिफ्ट होता है या ओपन होता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपोस्पेडियसिस, और जो अपर सरफेस पे होता है उसको हम बोलते हैं एपिस्पेडियसिस। कोई पूछे डोर्सल सरफेस पे होने से क्या बोलेंगे, आप लिखना हाइपोस्पेडियसिस। वेंट्रल सरफेस पे होने से क्या लिखेंगे, आप लिखना एपिस्पेडियसिस। क्वेश्चन क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। हुआ क्या है इसमें कि जो रेक्टम का जो ओपनिंग था वो इसमें नहीं हुआ है, और जब रेक्टम का ओपनिंग नहीं हुआ है तो रेक्टम हो गई है क्लोज, जिसको हम एब्सेंस ऑफ रेक्टम बोल रहे हैं, वो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। आपको पता कैसे चलेगा विद इन 24 आवर कि बच्चे को क्या है, कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। तो आप ध्यान रखना
जो म्यूकोनियम है वो पास नहीं करेगा किसको, म्यूकोनियम को, जब न्यूबॉर्न होने के 24 घंटे तक। तो आप समझ जाना कि कुछ क्या है प्रॉब्लम किस में, एनोरेक्टल जो रेक्टम है उसमें कुछ माल फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो आंसर है इसका सी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट का जो मोस्ट कॉमन कॉज है, क्या वो डायबिटीज मेलाइटस है, क्या वो ब्रेन ट्यूमर है, क्या वो डिजेनरेटिव चेंज इन रेटिना है, या ट्रॉमा है। तो मोस्ट कॉमन उन्होंने पूछा है, तो मोस्ट कॉमन लीगल आंसर है और उसका आंसर है ट्रॉमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर कैन बी फॉर्म इन एक्सेप्ट। जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है वो कहाँ पर बनती है, ठीक है, मतलब कहाँ पे हम उसको बनती है या फिर हम वहाँ पे देखते हैं। वो एक्सेप्ट पूछा है, कीवर्ड इसमें दिया है, तो आपको उसमें नेगेटिव आंसर का चूजन करना है, सेलेक्ट करना है। वुमेन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, वुमेन डिलीवर्ड एट होम, वुमेन नॉट एलिजिबल, कपल लिस्ट ऑफ द एरिया। गलत पूछा है उन्होंने, तो आप देख लेना कि जो पहला बच्चा देती है क्या उसको स्टरलाइजेशन में काउंट करते हैं, कि हाँ जी हाँ। जो घर पर जन्म लेती है तो उसमें स्टरलाइजेशन हम नहीं कर पाते हैं, और वही वजह है इस क्वेश्चन की कि वो क्या चाहता है आपसे, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर कैन बी फॉर्म इन ऑल एक्सेप्ट पूछा है, तो इसका आंसर जाएगा बी। वुमेन नॉट एलिजिबल कपल लिस्ट ऑफ द एरिया, तो ये भी आंसर इसका नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है लोगो है, और लोगों को आपको इसका आंसर लिखना है। अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं तो आप हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अब हमारा जो ऐप है नर्सिंग वाईफाई उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें हम कुछ टेस्ट सीरीज है जो फ्री में हैं, और कुछ टेस्ट सीरीज है जो कुछ मिनिमम पैसे में है, जो कि नॉर्सेट के लिए बहुत, इनसे भी अच्छे क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इनसे भी जो एक सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हम एक सीरीज बनाई है, वो आप डाउनलोड करके वहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लोगों आपसे पूछा है तो क्या इस किशोरी शक्ति योजना का है, परिवार विकास योजना का है, शिशु विकास योजना का है, नॉन ऑफ द अबव है। तो आपको पता है इसमें एक बड़ी लड़की है, एक छोटी लड़की है, जिसका हम नाम बोल रहे हैं किशोर शक्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये स्ट्रेटजी कॉमनली यूज टू इम्प्रूव थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो आपको क्या होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, रीस्टेटिंग एंड क्लैरिफाइंग। आपको स्टेटमेंट नहीं देना है, आप वैलिडेटिंग नहीं कर सकते, प्रोसेस रिकॉर्डिंग भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या है। क्या आपका ट्रीटमेंट करना है जो मेंटली इल हैं, या फिर रिहेबिलिटेशन करना है जो किसका, मेंटली इल पर्सन का। प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए आपको प्रिवेंशन और पॉजिटिव करना है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सिंपल सी बात है, जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बनाया गया था वो मेंटली ट्रीटमेंट करने के लिए बनाया गया था। आपको रिहेबिलिटेशन पर ध्यान देना है, और जो रिस्क फैक्टर होते हैं, जो कॉजेज होते हैं, उनको मिनिमाइज करके आपको प्रिवेंशन करना है किसका, मेंटल हेल्थ को। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट है इसमें, गोइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। जो गोइटर होता है वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको सबको पता होगा कि इसकी वजह से होता है, नाम है थायराइड। इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि हुआ कैसे, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन के लिए चलते हैं आपसे, और वो ये इसलिए कि जो गोइटर होता है, ठीक है, गोइटर होता है वो कैसे हुआ है।
एक होती है हमारी थायराइड ग्लैंड, जिसको चाहिए आयोडीन। आयोडीन तो गोइटर किसकी वजह से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। आयोडीन डेफिशिएंसी होने से क्या होता है? गोइटर होता है। और होता कैसे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि थायराइड एक ग्लैंड है जिसमें आयोडीन के रफ मटेरियल जिसको चाहिए वर्क करने के लिए, आयोडीन की हो गई है डेफिशिएंसी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ आपको कि जो आयोडीन है, आयोडीन की हो गई है यहाँ पे डेफिशिएंसी। ठीक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी होने से जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, उसने इसको कंपनसेट करने के लिए अपना जो वर्क है, कैपेसिटी है, वो बढ़ाई है। और जब इसने कैपेसिटी बढ़ाई है तो इसकी हो गई है हाइपरट्रॉफी। और जब हाइपरट्रॉफी जब इसकी हुई है तो हम उसको ही क्या बोल रहे हैं? गोइटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी मैकेनिज्म थी किसके लिए? गोइटर के लिए। तो इसका आंसर क्या जाएगा? थायराइड हार्मोन। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है इस वीडियो में।